पाठ 11 अव्यय। चूहा तेज दौड़ रहा है। मैंने चूहे को भगाया, लेकिन वह छिप गया। अरे, चूहा तो भाग गया। नाना जी, पलंग के ऊपर चूहा है। नाना जी ने इन बातों के बाद जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि जिज्ञासा और प्रेरित, तुमने कहा था पलंग के ऊपर चूहा है, चूहा तेज दौड़ रहा है। इन वाक्यों में ऊपर और तेज शब्द ऐसे हैं जो अपना रूप कभी नहीं बदलते, अर्थात हमेशा एक से रहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन और क्रिया वाक्य के अनुसार बदलते हैं, लेकिन ये शब्द अपना रूप नहीं बदलते। जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी अर्थात जिनमें कोई विकार या कोई बदलाव नहीं आता। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण। चूहा कहाँ है? पलंग के ऊपर। चूहा कैसे दौड़ रहा है? तेज। चूहे की क्रिया पलंग के ऊपर तेज गति में दौड़ने की हो रही है। इन शब्दों से पता चल रहा है कि क्रिया कहाँ और कैसे हो रही है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं, जैसे कल, परसों, 1 वर्ष, पहले, 2 दिन बाद, हमेशा, प्रतिदिन, अभी आदि। वह हमेशा हंसता रहता है। मैं प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता हूँ। क्रिया से पहले कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान की जा सकती है। वह कब हंसता है? हमेशा। मैं समाचार पत्र कब पढ़ता हूँ? प्रतिदिन। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, जैसे सामने, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इधर, उधर, अंदर, बाहर आदि। तुम इधर आओ, झोपड़ी के अंदर बिल्ली बैठी है। क्रिया से पहले कहाँ तथा किधर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान की जा सकती है, जैसे किधर जाना है? इधर। बिल्ली कहाँ बैठी है? अंदर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने का परिमाण या मात्रा बताते हैं, जैसे अधिक, कम, इतना, उतना, काफी, लगभग, थोड़ा आदि। वह काफी समय से यहाँ खड़ा है। मैं लगभग 1 घंटे में आऊंगा। क्रिया से पहले कितना प्रश्नवाचक का प्रयोग करके वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान की जा सकती है, जैसे वह कितने समय से यहाँ खड़ा है। काफी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीति बताते हैं, जैसे अचानक, फटाफट, शीघ्र, धीरे धीरे, जल्दी, ध्यानपूर्वक, चुपके चुपके आदि। हम खड़े थे, अचानक शेर सामने आ गया। वह हंसते हंसते चुटकुला सुना रही थी। क्रिया से पहले कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान की जा सकती है, जैसे वह चुटकुला कैसे सुना रही थी, हंसते हंसते। आगे नाना जी ने समझाया कि दूसरा, संबंध बोधक। चूहा पलंग के ऊपर है। यहाँ के ऊपर शब्द से चूहे का संबंध पलंग से बताया जा रहा है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं, जैसे के नीचे, के अंदर, की ओर, के पास, की तरफ, के पीछे, के चारों ओर, के भीतर, के बीच आदि। वह आसमान में चंद्रमा की ओर देख रही है। हमारे घर के चारों ओर पेड़ हैं। कुएं के पास बाल्टी भी रखी है। हमारे घर के पीछे नदी बहती है। तीसरा, समुच्चय बोधक। मैंने चूहे को भगाया, लेकिन वह छिप गया। यहाँ लेकिन शब्द इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। जो शब्द 2 शब्दों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे और, की, ताकि, क्योंकि, मानो, जो तो, इसलिए, चूंकि, वरना,
अथवा, मगर, अन्यथा, एवं आदि। तुम वहां पहुंच जाना ताकि उन्हें मिल सको। राम और श्याम दोनों भाई हैं। अधिक मत सोया करो वरना परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाओगे। चौथा, विस्मयादि बोधक। ओह, चूहा तो भाग गया। ओह शब्द से हैरानी का भाव पता चल रहा है। जो शब्द वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे छिह, हाय, ओह, वाह, अरे, आह, ओहो, शाबाश, जुग जुग जियो, सुखी रहो, जय हो, हाय राम, जीते रहो आदि। छिह, कितना गंदा कमरा है। जुग जुग जियो, प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दें। ओह, ये क्या हो गया। शाबाश, तुम जीत गए। पाठ 11। अव्यय। चूहा तेज दौड़ रहा है। मैंने चूहे को भगाया लेकिन वह छिप गया। अरे, चूहा तो भाग गया। नाना जी, पलंग के ऊपर चूहा है। नाना जी ने इन बातों के बाद जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि जिज्ञासा और प्रेरित, तुमने कहा था पलंग के ऊपर चूहा है। चूहा तेज दौड़ रहा है। इन वाक्यों में ऊपर और तेज शब्द ऐसे हैं जो अपना रूप कभी नहीं बदलते, अर्थात हमेशा एक से रहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन और क्रिया वाक्य के अनुसार बदलते हैं, लेकिन ये शब्द अपना रूप नहीं बदलते। जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी अर्थात जिनमें कोई विकार या कोई बदलाव नहीं आता। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण। चूहा कहाँ है? पलंग के ऊपर। चूहा कैसे दौड़ रहा है? तेज। चूहे की क्रिया पलंग के ऊपर तेज गति में दौड़ने की हो रही है। इन शब्दों से पता चल रहा है कि क्रिया कहाँ और कैसे हो रही है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं, जैसे कल, परसों, 1 वर्ष, पहले, 2 दिन बाद, हमेशा, प्रतिदिन, अभी आदि। वह हमेशा हंसता रहता है। मैं प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता हूँ। क्रिया से पहले कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान की जा सकती है। वह कब हंसता है? हमेशा। मैं समाचार पत्र कब पढ़ता हूँ? प्रतिदिन। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, जैसे सामने, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इधर, उधर, अंदर, बाहर आदि। तुम इधर आओ, झोपड़ी के अंदर बिल्ली बैठी है। क्रिया से पहले कहाँ तथा किधर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान की जा सकती है, जैसे किधर जाना है? इधर। बिल्ली कहाँ बैठी है? अंदर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने का परिमाण या मात्रा बताते हैं, जैसे अधिक, कम, इतना, उतना, काफी, लगभग, थोड़ा आदि। वह काफी समय से यहाँ खड़ा है। मैं लगभग 1 घंटे में आऊंगा। क्रिया से पहले कितना प्रश्नवाचक का प्रयोग करके वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान की जा सकती है, जैसे वह कितने समय से यहाँ खड़ा है। काफी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीति बताते हैं, जैसे अचानक, फटाफट, शीघ्र, धीरे धीरे, जल्दी, ध्यानपूर्वक, चुपके चुपके आदि। हम खड़े थे, अचानक शेर सामने आ गया। वह हंसते हंसते चुटकुला सुना रही थी। क्रिया से पहले कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान की जा सकती है, जैसे वह चुटकुला कैसे सुना रही थी, हंसते हंसते। आगे नाना जी ने समझाया कि दूसरा, संबंध बोधक। चूहा पलंग के ऊपर है। यहाँ के ऊपर शब्द से चूहे का संबंध पलंग से बताया जा रहा है। जो शब्द
संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के नीचे, के अंदर, की ओर, के पास, की तरफ, के पीछे, के चारों ओर, के भीतर, के बीच आदि। वह आसमान में चंद्रमा की ओर देख रही है। हमारे घर के चारों ओर पेड़ हैं। कुएं के पास बाल्टी भी रखी है। हमारे घर के पीछे नदी बहती है। तीसरा, समुच्चय बोधक। मैंने चूहे को भगाया लेकिन वह छिप गया। यहाँ लेकिन शब्द इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। जो शब्द दो शब्दों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, की, ताकि, क्योंकि, मानो, जो तो, इसलिए, चूंकि, वरना, अथवा, मगर, अन्यथा, एवं आदि। तुम वहां पहुंच जाना ताकि उन्हें मिल सको। राम और श्याम दोनों भाई हैं। अधिक मत सोया करो वरना परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाओगे। चौथा, विस्मयादि बोधक। ओह, चूहा तो भाग गया। ओह शब्द से हैरानी का भाव पता चल रहा है। जो शब्द वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे छिह, हाय, ओह, वाह, अरे, आह, ओहो, शाबाश, जुग जुग जियो, सुखी रहो, जय हो, हाय राम, जीते रहो आदि। छिह, कितना गंदा कमरा है। जुग जुग जियो, प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दें। ओह, ये क्या हो गया। शाबाश, तुम जीत गए। हमने समझा, जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। अव्यय के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण। दूसरा, संबंध बोधक। तीसरा, समुच्चय बोधक। चौथा, विस्मयादि बोधक। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला, कालवाचक क्रिया विशेषण, जब क्रिया के होने का समय पता चले। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जब क्रिया के होने का स्थान पता चले। तीसरा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जब क्रिया की मात्रा का पता चले। चौथा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जब क्रिया के होने की रीति अर्थात क्रिया के होने के ढंग का पता चले। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जो शब्द हमारे भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं।